चलिए आज सफर करते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हम मिलेंगे भारतीय गणित के जनक महान आर्यभट्ट से। इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं। उन्होंने माना कि प्राचीन भारत ने दुनिया को गिनना सिखाया, और इसी सोच के साथ हम उस दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं जिसने विज्ञान की नींव रखी। जरा सोचिए, 1500 साल पहले एक ऐसा दिमाग था, एक खगोलशास्त्री और गणितज्ञ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इतिहास में कभी कभी ही ऐसा होता है कि कोई एक इंसान ज्ञान की पूरी धारा ही मोड़ दे। आज हम ऐसे ही एक जीनियस की कहानी समझेंगे। तो कौन थे ये जीनियस? चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्यभट्ट कौन थे, कहां से थे और किस दौर में उन्होंने ये सब किया। तो ये हैं कुछ खास बातें। हम बात कर रहे हैं आर्यभट्ट के, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहा जाता है। और वो भी कब? भारत के स्वर्ण युग यानी गुप्त राजवंश के दौरान। और उनका सारा का सारा ज्ञान, उनकी सारी खोजें एक ही किताब में सिमटी हुई हैं, आर्यभट्टीय। एक ऐसी किताब जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, ये आर्यभट्टीय कोई मोटी सी मैथ्स की किताब नहीं थी। ये तो एक कविता थी। सोचिए, उन्होंने इतने मुश्किल गणित और खगोल विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ 118 संस्कृत श्लोकों में पिरो दिया। ऐसा इसलिए ताकि इसे आसानी से याद किया जा सके और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। कमाल है ना? तो चलिए अब गोता लगाते हैं उनके दिमाग में और देखते हैं वो कुछ खास खोजें जिन्होंने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? जी हाँ, यह है पाई की वैल्यू। और ये वैल्यू आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कैलकुलेट की थी। और कमाल की बात यह है कि ये आज की असली वैल्यू के बेहद बेहद करीब है। तो सवाल उठता है कि वो इस नंबर तक पहुंचे कैसे? उनका तरीका भी बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि अगर 20,000 डायमीटर वाले सर्कल का घेरा यानी सर्कमफेरेंस 62,832 है तो इन दोनों का अनुपात ही पाई है। और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है 3.1416। उस जमाने के हिसाब से इतनी सटीकता सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। सिर्फ पाई ही नहीं, आर्यभट्ट अलजेब्रा यानी बीजगणित के भी उस्ताद थे। उन्होंने एक मेथड बनाया जिसका नाम था कुट्टक। इसका मतलब होता है चूर चूर करना। मतलब किसी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे सॉल्व हो सकने वाले टुकड़ों में तोड़ देना। ये तरीका उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तो लाजवाब था जिनके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। और अब एक बहुत ही मजेदार कहानी। ट्रिग्नोमेट्री में हम सब ने साइन शब्द पढ़ा है। क्या कभी सोचा है ये शब्द आया कहां से? इसकी शुरुआत भी आर्यभट्ट ने की थी। उन्होंने संस्कृत में शब्द दिया अर्धज्या, मतलब आधी जीवा। जब ये अरबी में गया तो बन गया जिबा, जिसका कोई मतलब नहीं था। फिर लैटिन में इसका गलत अनुवाद हो गया साइनस, जिसका मतलब होता है मोड़, और वहीं से अंग्रेजी में बन गया साइन। सोचिए, एक शब्द ने भारत से लेकर यूरोप तक का सफर तय किया, वो भी एक ट्रांसलेशन की गलती की वजह से। है ना कमाल? आर्यभट्ट सिर्फ जमीन पर नंबरों से नहीं खेल रहे थे, उनकी नजर तो आसमान पर थी। वो एक गणितज्ञ होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में उस वक्त की सोच को सीधी चुनौती दी। उस जमाने में सब यही मानते थे कि धरती अपनी जगह पर स्थिर है और पूरा आसमान उसके चक्कर लगाता है। लेकिन आर्यभट्ट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि धरती अपनी ही धुरी पर घूमती है और हमें जो तारे घूमते हुए दिखते हैं वो सिर्फ एक भ्रम है, एक रिलेटिव मोशन है। ये उस दौर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ग्रहण के पीछे की कहानियों को भी चुनौती दी। उस वक्त माना जाता था कि राहु और केतु नाम के राक्षस सूरज और चांद को निगल लेते हैं। आर्यभट्ट ने कहा कि ये सब कहानियां हैं, असल में ग्रहण तो धरती और चांद की परछाई का खेल है। उन्होंने इसे विज्ञान और ज्योमेट्री से समझाया, अंधविश्वास से नहीं। और वो सिर्फ थ्योरी नहीं देते थे, उनके कैलकुलेशन देखिए। एक साइडेरियल दिन यानी तारों के हिसाब से एक दिन की लंबाई उन्होंने बताई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड। आज की मॉडर्न साइंस की वैल्यू से बस कुछ मिली सेकंड का फर्क है। और साल की लंबाई की उनकी गणना भी अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। ये उनकी जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। ये सारे कैलकुलेशंस तो हैरान करते ही हैं, पर उनका असली असर तो आने वाली कई सदियों तक महसूस किया गया। चलिए देखते हैं कि आर्यभट्ट की विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। देखिए, उनका ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा।
820 ईस्वी के आसपास आर्यभट्टीय को अरबी में ट्रांसलेट किया गया। इसने इस्लामिक गोल्डन एज के विद्वानों को बहुत प्रभावित किया और फिर वहां से यही ज्ञान लैटिन के जरिए यूरोप पहुंचा और आगे चलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन की नींव का हिस्सा बना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, उनका काम आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। भारत में जो हिंदू पंचांग इस्तेमाल होता है, उसके पीछे की ज्यादातर गणनाएं आज भी आर्यभट्ट के काम पर ही आधारित हैं। ये बताता है कि उनकी विरासत कितनी गहरी और असरदार है। और आज भी हम उन्हें और उनके काम को सलाम करते हैं। भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था। चांद पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, यहां तक कि वैज्ञानिकों ने स्ट्रैटोस्फीयर में मिले एक नए बैक्टीरिया का नाम भी बैसिलस आर्यभट्ट रखा है। ये उस महान दिमाग को हमारी श्रद्धांजलि है। आर्यभट्ट की कहानी हमें याद दिलाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान की सोच कितनी आगे थी। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि प्राचीन ज्ञान के ऐसे और कितने खजाने हैं जो आज भी हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।